नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। कोविड टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे, अब तक 220 करोड़ लोगों को दिए गए बचाव के टीके। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास 3200 किलोमीटर की अपनी यात्रा के पड़ाव में पटना पहुंचा। विदेशी पर्यटकों का किया गया भव्य स्वागत। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हो गई। बैठक का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से हुआ। श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी के लिए 2023 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। भाजपा अध्यक्ष ने हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली भारी जीत को ऐतिहासिक और असाधारण बताया। कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो किया। कार्यकारिणी की बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक भी हुई, जिसमें कार्यकारिणी की कार्यसूची को अंतिम रूप दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में पार्टी के पदाधिकारी देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा की ये पहली बड़ी बैठक है। बैठक स्थल पर सरकार की उपलब्धियों को दर्शाते हुए 6 थीम पर आधारित एक बड़ी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। आगामी राज्य विधानसभा चुनावों और अगले साल लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां भाजपा अपनी चुनावी रणनीति पर चर्चा करेगी और प्रधानमंत्री पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। आनंद कुमार के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगी। श्री मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ संवाद करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को भी सशक्त बनाएगी। देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीरों ने इस बातचीत में भाग लिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। अग्निवीर योजना युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की अधिक संख्या बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 जनवरी को पटना सहित देश भर के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय रोजगार मेले के 3य चरण के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान केंद्रीय माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग समेत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना में यह कार्यक्रम अधिवेशन भवन में आयोजित होगा। केंद्रीय माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पटना के अपर आयुक्त आशीष कुमार ने बताया कि पटना में रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। भारत में कोविड टीकाकरण के 2 साल पूरे हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे होने पर लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सफल टीकाकरण लगातार तेज रफ्तार से नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व में ये बेजोड़ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका प्रयास से प्रेरित भारत का कोविड टीकाकरण अभियान इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदृष्टा नेतृत्व में भारत का टीकाकरण अभियान पूरे विश्व के लिए मॉडल के रूप में उभरा है। गौरतलब है कि कोविड महामारी से बचाव के लिए भारत में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और अब तक 220 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास आज विदेशी सैलानियों को लेकर
पटना के गायघाट पहुंचा। यहां सैलानियों का भव्य स्वागत किया गया। विदेशी पर्यटकों को कल गोलघर, बिहार संग्रहालय और पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का भ्रमण कराया जाएगा। इससे पहले यात्रा के चौथे दिन सैलानियों का दल सारण जिले के डोरीगंज पहुंचा। वहां से जर्मन और स्विस पर्यटकों को छपरा के पास चिरांद का भ्रमण कराया गया, जो मानव सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विदेशी पर्यटक यहां पहुंचने के बाद पारंपरिक तरीके से स्वागत किए जाने पर अभिभूत दिखे। डोरीगंज में उतरने के बाद विदेशी सैलानियों ने तय कार्यक्रम के तहत प्राचीन सभ्यता के पुरातन स्थलों में शामिल चिरांद के पुरातात्विक स्थल को देखा। यह छपरा के पास स्थित है। चिरांद में किए गए उत्खनन में सबसे पहले नवपाषाण युग के अवशेष मिले थे। इसे गंगा किनारे सभ्यता में बसावट के प्रमाण के तौर पर देखा जाता है। विदेशी पर्यटक अपने स्वागत से अभिभूत दिखे। एक पर्यटक ने कहा कि यह एक अतुल्य अनुभव है। My experience, I without words, because I never had in my life such welcome and India is incredible. चिरांद इलाके में पहुंचने पर स्थानीय लोग भी कौतूहल में थे। अपनी धरती पर विदेशी मेहमान को देख काफी प्रसन्न हुए। डोरीगंज का पड़ाव पूरा करने के बाद गंगा विलास से पर्यटकों का समूह पटना के लिए रवाना हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए चिरांद छपरा से पवन कुमार सिंह। भारतीय राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने छपरा में गंगा विलास क्रूज के फंसने की खबर को गलत बताया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय ने कहा कि जहाज अपने तय कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए छात्रों से परीक्षा की तैयारी के अपने तरीकों को साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक में सम्मिलित एक मंत्र योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा की तिथि निकट आ रही है, इसलिए आप सभी से परीक्षा की तैयारी के अपने तरीकों, इससे जुड़े दिलचस्प अनुभवों को साझा करने का मैं आग्रह करता हूं। यह निश्चित रूप से एग्जाम वॉरियर्स को प्रेरित करेगा। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। रिमोट मतदान मशीन REVM पर चर्चा और उसकी संचालन प्रणाली के विभिन्न बिंदुओं पर विमर्श के लिए निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में सभी दलों की बैठक बुलाई। इस बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्यों सहित सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिवों ने भाग लिया। निर्वाचन आयोग की इस इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग करते हुए प्रवासी मतदाता देश में अलग अलग स्थानों से वोट दे सकते हैं। इसमें EVM जैसा ही सुरक्षा तंत्र मौजूद है। इस नई मशीन का उपयोग करके एक ही रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। अधिकतम तापमान में भी कमी आएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पछुआ हवा की रफ्तार 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते राज्य में शीतलहर की आशंका बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक उत्तम कुमार ने ठंड को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विश्लेषण के अनुसार पूरे राज्य पर शुष्क एवं सर्द पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहेगा और इसके साथ ही अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में उत्तरोत्तर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण गिरावट देखी जाएगी। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में रात्रिकालीन तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम दर्ज हो सकता है। खुले आसमान एवं धूप के बावजूद राज्य के कई भागों
भागों में शीतलहर या शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। अतः इस मौसम को देखते हुए आम नागरिकों से पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इधर सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड को देखते हुए दरभंगा में 17 जनवरी तथा मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया में 18 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं सीतामढ़ी में भी 21 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ नवादा की एक अदालत में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने एक संगठन के शिकायतवाद को स्वीकार कर मामले में प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई की बात कही है। सीजीएम ने कहा कि अगली तिथि पर गवाहों का बयान भी दर्ज किया जाएगा। इधर शेखपुरा जिला न्यायालय में भी शिक्षा मंत्री के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौबे ने सवाल उठाया कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर ओछी टिप्पणी करने वाले पर अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने रामचरितमानस पर कथित टिप्पणी करने के लिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की निंदा की और उनसे इस्तीफे की मांग की। इधर राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिना मतलब इस मामले को तूल दिया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो भागलपुर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव फोटो प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। बांका जिले के मंदार पर्वत स्थित बौंसी में आयोजित की गई प्रदर्शनी में आजादी के गुमनाम शहीदों के बारे में कई जानकारियां दी गई। लोगों ने भी बड़ी संख्या में इस चित्र प्रदर्शनी को देखा। शाही इमाम हजरत मौलाना अब्दुल्लाह रहमानी का आज निधन हो गया। वे इमारत शरिया, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के सदस्य थे। उन्होंने समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड में रामनगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन पर सांसद प्रिंस राज, रामनाथ ठाकुर, विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन और विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में सेना में बहाली के लिए कल लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। अग्निवीर योजना के तहत आयोजित लिखित परीक्षा में 8 जिलों के 2400 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कटान झुलसकर 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। रोहतास जिले में सासाराम चौसा सड़क मार्ग पर एक यात्री बस के पलट जाने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान के सतीराज घाट के पास कमला नदी पर एक पुराना पुल ध्वस्त हो गया। एक बालू लदे ट्रक के गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से कई हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने इस मामले में संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज खगड़िया जिले के महेशखूंट से शुरू हुआ। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में यात्रा मानसी, संसारपुर, परमानंदपुर होते हुए खगड़िया पहुंची। कल बेगूसराय के लिए प्रस्थान करेगी। समस्तीपुर जिला पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर चोरी के 48 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सीतामढ़ी जिले में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 201 लीटर शराब के साथ 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता परशुराम चतुर्वेदी का हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। वे जिले के चौसा में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। किशनगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर भोरहा गांव के पास एसएसबी जवानों ने 7 पशुओं के साथ एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो।
कोविड टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे, अब तक 220 करोड़ लोगों को दिए गए बचाव के टीके। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास 3200 किलोमीटर की अपनी यात्रा के पड़ाव में पटना पहुंचा। विदेशी पर्यटकों का किया गया भव्य स्वागत। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।